डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए अंजना जी, आपने ओवैसी जी के सवाल पे मुझसे प्रश्न पूछा और प्रश्न फॉर्मूला को लेकर था कि दंगे का आखिरकार ये फॉर्मूला क्या है। अंजना जी, फॉर्मूला में कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, मैं फॉर्मूला के कुछ कंपोनेंट बताता हूं, मुझे लगता है उत्तर आपको मिल जाएगा। ये 10-20 जगह जहां जहां ये आक्रमण हुए हैं शोभा यात्राओं के ऊपर या नवरात्र के दौरान या रामनवमी के दौरान, उसमें एक कंपोनेंट है मस्जिद। हर जगह मस्जिद, मस्जिद के ऊपर से अटैक, मस्जिद के आसपास अटैक, तो मस्जिद उस फॉर्मूला का एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट है पत्थर। पत्थर घरों के छतों के ऊपर पहले से रखे हुए थे। अभी आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि इस प्रकार से लग रहा है इन वीडियो को देखने के बाद कि पहले से प्री प्लानिंग हो गई थी। आपने भी एक वीडियो दिखाया कि 15 तारीख को, 16 तारीख को शोभा यात्रा थी, 15 तारीख को ही लाठी डंडे इत्यादि इत्यादि कलेक्शन करना शुरू कर दिया गया था। तो पहला कंपोनेंट मस्जिद, दूसरा कंपोनेंट पत्थर, तीसरा कंपोनेंट किसी शहर में उसका नाम अंसार है तो किसी शहर में उसका नाम मोइम है तो किसी शहर में उसका नाम ताहिर है, और जिसको हम सोनू सोनू कह रहे हैं उसका नाम यूसुफ शेख है। मुझे लगता है हमें उसे यूसुफ शेख ही बताना चाहिए, क्योंकि विक्टिम कार्ड होल्डर बहुत सारे यहां बैठे हुए हैं, वो सोनू के नाम पे पार पा जाएंगे मगर उसका असली नाम यूसुफ शेख है। तो कहीं अंसार है, कहीं यूसुफ शेख है, कहीं ताहिर है, कहीं उमर खालिद है। और जो लास्ट कंपोनेंट है वो है पीएफआई और फंडिंग। तो मस्जिद, पत्थर, अंसार, पीएफआई, फंडिंग। आप बता दीजिए, फॉर्मूले के सारे एबीसीडी मैंने बता दिया। अब आप बता दीजिए डिराइव करके कौन रेस्पॉन्सिबल है इन दंगों के लिए। तो आप लोग सरकार में हैं, आप ऐसे ताकते रहेंगे और हमें फॉर्मूला समझाते रहेंगे, इंग्रेडिएंट बताते रहेंगे। जब आपको पता है इंग्रेडिएंट तो हटाते क्यों नहीं है, खत्म क्यों नहीं करते? क्यों हो रहा है डॉक्टर संबित पात्रा, ये क्यों हो रहा है? राजस्थान में होता है तो आप कहते हैं गहलोत सरकार की फेलियर है, यहां पर होगा तो आप कहते हैं कि ये तो एक कम्युनिटी है जो ये कांड कर रही है। मैं उत्तर देता हूं। आपका सटीक प्रश्न है कि आप लोग सरकार में हैं, आप केवल ताकते रहेंगे या कुछ करेंगे भी। रोहिंग्या हटाओ। जब हम कहते हैं रोहिंग्या इस देश में आकर खतरनाक बन सकते हैं, ये जो घुसपैठिए आए हुए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये इस देश में उपद्रव मचा सकते हैं, उनके कारण इस प्रकार की इलीगल कॉलोनियां बन सकती हैं और वो दंगा फैला सकते हैं। तो उस समय पूरा देश, ये जो विपक्षी दल हैं और हमारे मीडिया के साथी भी हम पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मानो हम तो अमानवीय लोग हैं। जब कश्मीर में आतंकवादी मारा जाता है उस समय सारे लोग ऐसे आंसू बहाने लगते हैं जैसे उनके आपाजान का ही बेटा मारा गया है। और आप बताइए, जिस समय सीए एनआरसी के विषय में हम बात करते हैं, सीए हमारी सरकार करती है, एनआरसी कोर्ट करती है, तो झूठ कहा जाता है कि मुसलमानों के नागरिकता को समाप्त करने का प्रयोजन चल रहा है। उस समय भी मीडिया ये नहीं बताती है कि कोई मुसलमान, उसका कोई नागरिकता नहीं जाने वाला है। उस समय भी हमसे सवाल पूछा जाता है, बताइए संबित जी, आपकी सरकार है, आप मुसलमानों का नागरिकता छीन रहे हैं। जब 10 बार ऐसे पूछा जाएगा तो स्वाभाविक है लोगों के मन में ये बैठेगा कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीन रहे हैं, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। मैं अंत में सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, मैं अंत में 10 सेकंड लेकर कहूंगा, अंजना जी, मैं किसी प्रकार से यहां झूठ नहीं बोल रहा। अंसार ही इसका मतलब, एक अंसार नहीं, ये अंसार ही इसका मास्टरमाइंड है, और ये विपक्षी है, ये विपक्षी उनका खाला है। अंसार के सारे अंसारों के खाला ये विपक्षी दल है, क्योंकि इनकी तुष्टीकरण की राजनीति ने आज देश को लाके इस मोड़ पे खड़ा किया। आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का ये दोनों तस्वीरें भी जरा हम दिखा देते हैं। एक बार बीजेपी तस्वीर जारी करती है ये अंसार की आम आदमी पार्टी के साथ, अब आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है आतिशी मलिना बीजेपी नेताओं के साथ बैठ रहा है। इस पर भी संबित जी से जवाब लेंगे, क्योंकि ये देखिए आम आदमी पार्टी की टोपी और स्वागत वाली तस्वीर पहले बीजेपी ने जारी की थी कि ये तो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर अब आतिशी मलिना ने आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी कर दी है, जिसमें वो बीजेपी के नेताओं के साथ घूम रहा है। ठीक है, पहले आलोक शर्मा जी इस पर जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। वो कह रहे हैं आपके तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स का ही नतीजा है कि जब आज इन गलियों से हिंदू धर्म के जुलूस निकलते हैं तो उन पर पथराव हो रहा है। जवाब दीजिए आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है अगर तुष्टीकरण था तो 15 वर्ष तक दिल्ली में हमारी सरकार रही, एक भी दंगा क्यों नहीं हुआ? और अगर विपक्ष ही सब चीजों के लिए जिम्मेदार है तो ये सरकार क्या सरकार में रहने लायक है? पकौड़े तल रही है क्या सरकार? फिर जिम्मेदारी तो सरकार की है। तीसरा सवाल, जीसस की मूर्ति तोड़ने का हो, त्रिलोकपुरी के दंगे, 2020 के दंगे, जेएनयू में 2 बार, जामिया में, और अब ये दोबारा से जहांगीरपुरी में। 8 साल इनकी सरकार को हुए हैं,
और 8 से ज्यादा दंगे दिल्ली में हो गए और जिम्मेदार पंडित नेहरू हैं। शायद वो वहां से गुजरे थे कभी जहांगीरपुरी के बाहर से, इसलिए बीजेपी को लगता है पंडित नेहरू शायद जिम्मेदार होंगे। कब जिम्मेदारी लेंगे आप? अभी इन्होंने कहा कि साहब ऐसा ऐसा है, 5-6 पॉइंट गिनाए इन्होंने। FIR में नाम है एक प्रेम शर्मा, ये भी मुसलमान है क्या? मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर, क्या ये भी कांग्रेस की देन है क्या? दिल्ली पुलिस आज ड्रोन उड़ा रही है, उससे पहले क्या हुआ था? दिल्ली पुलिस कमिश्नर के 3 तरह के बयान सामने आए हैं, क्या वो भी कांग्रेस ने दिलवाए हैं क्या? मुझे लगता है कि इनको जब तक पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ सरकार जिम्मेदार नहीं मानेगी कि किस किस की गलती है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। दिल्ली दंगे जब पिछली बार हुए तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। फटकार क्या लगाई कि आप पूरी तरह से निकम्मे हैं दिल्ली पुलिस के लिए, कि आप जांच ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर आज तक उनमें ढंग से चार्जशीट फाइल होती तो शायद इनकी इतनी हिम्मत उपद्रवियों की नहीं होती। लेकिन इतना जरूर है कि 600% ADR की रिपोर्ट कहती है कि हेट स्पीच 2014 के बाद बढ़ गई। 2014 के बाद नवाज शरीफ की सरकार है कि यहां पर PM साहब और होम मिनिस्टर साहब, इतना कुछ हुआ रामनवमी पे भी, तमाम चीजें, क्या एक अपील नहीं कर सकते देश के वासियों के साथ कि भाई आप शांति से सौहार्द रखें? हाँ, इसका एक पूरा मोडस ऑपरेंडी है कि जो भी जुलूस निकलते हैं उसमें क्या दिल्ली पुलिस ने जो परमिशन दी थी, कितने लोगों की दी थी? क्या आज तक के पास कोई परमिशन का लेटर है? उसको दिखाया जाए। कितने लोगों की परमिशन दी गई? क्या उस जुलूस के अंदर हथियार लहराने की भी परमिशन दी गई थी? और अगर हथियार लहराए गए थे तो दिल्ली पुलिस ये जो रैली निकली है, ये जो उस दिन जुलूस निकला है, उसका तो परमिशन ही नहीं था। तीसरे जुलूस का तो परमिशन ही नहीं था। वही लेकिन हेट स्पीच बढ़ गया है। विपक्ष जिम्मेदार है। विपक्ष, एक मिनट अंजना जी, इसलिए पत्थरबाजी हो रही है। एक मिनट अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं नहीं, इससे पूरा माहौल खराब हो रहा है और पूरा माहौल केवल गली कूचों में नहीं है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ प्रभावित हैं। जब दिल्ली के जज एक कहें कि हंसकर अगर हेट स्पीच दी जाए तो वो हेट स्पीच नहीं है। अगर गोली मारने वाले लोग और रामजादे और दूसरा शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग केंद्र में मंत्री हों और जस्टिफाई किया जाए कि साहब ये तो रिएक्शन हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि तौकीर रजा को गले लगाएं तो फिर तो और पूरी मदद मिलेगी। आपके पास भी वॉशिंग मशीन आ गया है, आप गले लगाए तौकीर रजा उत्तर प्रदेश में। अगर तौकीर रजा मैं कहता हूं, अगर तौकीर रजा किसी भी तरह की चीज में इन्वॉल्वमेंट उसकी पाती है, उनकी सरकार है, बिल्कुल रगड़ दिया जाए अगर कहीं पर भी कोई चीज आती है तो। लेकिन नहीं चलेगा ना। आप क्या तौकीर रजा के साथ थे इसलिए क्या इन दिल्ली दंगों को जस्टिफाई कर देंगे आप? क्यों नहीं चलेगा मैम? ये फर्जी धर्म संसद, फर्जी बाबा, और फिर उनको जस्टिफाई करना, जो कहता है मुस्लिमों को हम रेप कर देंगे, लड़कियों को, उसको राजेश वर्मा। कह रही हूँ आलोक शर्मा जी, पत्थर उठाइए तो देखिए आपका घर आज माहौल ऐसा हो गया है। ऐसे नेताओं को लोग गले लगा रहे हैं हर पार्टी में, ये आज की सच्चाई है। हर पार्टी में अंजना जी मैंने कहा, अंजना जी मैंने कहा वोट बैंक चाहिए। आलोक जी, अंजना जी, आप तो इतने पुराने मजे हुए नेता हैं। अंजना जी मैंने कहा लोकतंत्र के चारों स्तंभ इन्वॉल्व हैं। ठीक है अंजना जी, मैं कह रहा हूं लोकतंत्र के चारों स्तंभ इन्वॉल्व हैं। ठीक है। मीडिया में पिछले 5 साल के हेडलाइंस उठा लीजिए शाम की डिबेट्स के, क्या केवल प्रोवोक करने वाले नहीं है वो? आप 2-3 चैनल्स का मैं नाम नहीं लूंगा, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के ऊपर चर्चाएं हुई हैं। क्या सब लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते हैं अंजना जी, सबको यहां पर आना पड़ेगा। और इनका एक ही मोडस ऑपरेंडी है, कोई जुलूस निकलता है, भड़काऊ भाषण होते हैं, भड़काऊ भाषण के बाद वहां पर नंगी तलवारें लहराई जाती हैं, मस्जिद आती है और मस्जिद आने के बाद फिर वहां पर इस तरह के दंगाई निकलते हैं।